तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक अपन कंटूर टॉपिक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते लाइन डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से कंटूर यूनिट का एक टॉपिक कंटूर ग्रेडियंट छूट रहा था, जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो कंटूर ग्रेडियंट को समझने के लिए सबसे पहले हम 3D फिगर का सहारा लेते हैं। ठीक है ना। सपोज करिए कि एक हम बनाते हैं हिल। क्या बनाते हैं? एक हिल बनाते हैं। ठीक है ना। एक हिल है। ठीक है ना। और इस हिल में दो कंटूर ड्रॉ करते हैं। एक कंटूर ये है और दूसरा कंटूर ये है। देखिए दोनों कंटूर का ये जो स्लोप दिख रहा है, दोनों कंटूर का बीच जो स्लोप दिख रहा है, इसी स्लोप को हम लोग बोलेंगे क्या? कंटूर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? कंटूर ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो कंटूर ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे, इसके लिए समझने की कोशिश कीजिए। तो कंटूर ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला निकालना है तो हम लोग देखिए बड़े आसानी से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ये वाला एंगल, यानी ये वाला कितना स्लोप बना रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाला फिगर को अगर जूम आउट करके यहाँ से देखें, तो अगर इस वाला फिगर को जूम आउट करके देखें तो कुछ ऐसा हम लोग को दिखाई पड़ेगा। जैसे ही जूम आउट करके इस वाला फिगर को देखें बड़ा करके, तो हमारा ये दिखेगा और यही है स्लोप, यानी कंटूर ग्रेडियंट। क्या है? कंटूर ग्रेडियंट। और कंटूर ग्रेडियंट देखिए तो यहाँ से बड़ा आसानी से देखिए कि ये कंटूर और एक कंटूर के बीच ये जो डिस्टेंस हो रही थी, तो उसको बोल रहे थे हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। क्या बोल रहे थे? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। ठीक है ना। और दो कंटूर के बीच वर्टिकल डिस्टेंस को बोल रहे थे कंटूर इंटरवल। क्या बोल रहे थे? कंटूर इंटरवल। तो अगर गलती से हमारा स्लोप तो यही होगा, यानी ग्रेडियंट तो यही थीटा होगा ना। तो यहाँ से जो कंटूर ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करेंगे तो वही होगा कि tan थीटा बराबर, देख लीजिए यहाँ पे tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये अगर ये वाला वैल्यू वर्टिकल है तो इसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कंटूर इंटरवल बराबर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। तो ये ग्रेडियंट भी यहाँ से मैथमेटिकली फाइंड आउट कर ले रहे थे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा और इसको करते हैं इरेज। कैसे कैसे कौन चीज़ को हम कंटूर ग्रेडियंट बोल रहे थे उसको समझने की पूरा कोशिश किए होंगे और उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो देखिए आइए जो लैंग्वेज है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि द कांस्टेंट स्लोप बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर इज नोन एज कंटूर ग्रेडियंट, जो कि अपन बताया। देखिए एक कंटूर ये है, दूसरा कंटूर ये है, दोनों के बीच जो कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है उसी को हम लोग बोलेंगे कंटूर ग्रेडियंट। कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय tan थीटा। tan थीटा के टर्म में इसको डिनोट करते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड द रेशियो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल को हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कंटूर इंटरवल और हॉरिजेंटल को बोलते हैं क्या? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ को हम लोग बड़े आसानी से समझने की कोशिश किए और कंटूर ग्रेडियंट यहाँ पे हो गए फिनिश। ठीक है। जो कि टॉपिक पिछला क्लास में ये बच चुका था। देखिए अब हम लोग कंटूर लगभग टॉपिक हो गया फिनिश। अब कंटूर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, जितने भी एग्जाम के प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व आउट हो रहे होंगे। ठीक है ना। हम लोग फ्रेश हेडिंग बनाएंगे एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। देखिए एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में पहले हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में। ठीक है ना। सपोज करिए कि यहाँ पे आप लोग को एरिया किसी न किसी प्लॉट का एरिया मेजरमेंट करना होगा। ठीक है ना। किसी न किसी कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका एरिया मेजरमेंट करना होगा। ठीक है। तो सपोज करिए कि आपकी प्लॉट कुछ इस टाइप की है, आपकी प्लॉट कुछ इस टाइप की है। ठीक है ना। आपकी प्लॉट कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले आपकी एक प्लॉट दी गई है और इस प्लॉट का हम लोग निकालेंगे प्लान। क्या देखेंगे? प्लान। इस प्लॉट का बनाएंगे प्लान और जैसे ही इस प्लॉट का बनाए प्लान, तो प्लान को हम लोग को मेजरमेंट करना है। क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने का दो तरीका, सबसे पहला तो एक है कि कैलकुलेशन से कर देंगे, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। और दूसरा है कि इंस्ट्रूमेंट से। कैसे कर देंगे? इंस्ट्रूमेंट से। तो दूसरा कर देंगे बाय इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए एनालिटिकल मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं। ठीक है ना। एनालिटिकल मेथड में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहला मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल।
एवरेज ऑर्डिनेट रूल, और भी है फिर ट्रेपोजाइडल रूल, उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल। तो ये सारी चीज आपको एनालिटिकल में लिखना है, लिख दीजिए सर। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, उसके बाद आपको पढ़ना है यहीं पे ट्रेपोजाइडल, ट्रेपोजाइडल रूल, उसके बाद चौथा है सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। ये आपको एनालिटिकल मतलब कैलकुलेशन कर करके एरिया मेजरमेंट करना। बाय इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं प्लेनीमीटर से, कथी से, प्लेनीमीटर से, ठीक है ना। एक प्लान को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग है प्लेनीमीटर। और प्लेनीमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है डिजिटल प्लेनीमीटर और एक होता है नॉर्मल प्लेनीमीटर, और एक होता है डिजिटल प्लानीमीटर, ठीक है ना। तो डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में हम लोग को यहाँ पे नहीं स्टडी करना है, बट यहाँ पे फोटो हम लगा देंगे कि डिजिटल प्लानीमीटर कैसा होता है। नॉर्मल प्लानीमीटर दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए कि नॉर्मल प्लानीमीटर वो दो तरह का होता है, वो होते हैं आपकी एक एसिमिलर, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना, एसिमिलर पोलर प्लानीमीटर, और दूसरा है रोलर प्लानीमीटर। हम लोग को जो सिलेबस में ओनली पढ़ना है पोलर प्लानीमीटर की, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा सिलेबस एसबीटी बिहार, महाराष्ट्र एंड झारखंड के लिए जो पढ़ना है 2019 से 22 सेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको पोलर प्लेनीमीटर, ठीक है। तो अपन बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं कि पोलर प्लेनीमीटर आखिर होता क्या है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं। अभी तक फाइनली बात हम लोग को यही समझ में आ रहा होगा कि प्लेनीमीटर का जो यूज करते हैं वो प्लान की एरिया मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ना कि ग्राउंड पर का। ग्राउंड पर के इसलिए नहीं करते हैं, ये प्लानीमीटर बहुत छोटा होता है, तो हम लोग ग्राउंड पर इसकी एरिया मेजरमेंट नहीं करते हैं। ये प्लानीमीटर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लान पर की एरिया मेजरमेंट करती है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, ग्राउंड पर की नहीं। तो सबसे पहले इस टॉपिक इसको हम इरेज करते हैं और प्लेनीमीटर समझाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसलिए इरेज कर रहे हैं ताकि हमको जगह बनाना है। तो उम्मीद है कि प्लेनीमीटर के बारे में थोड़ा थोड़ा अब इंटरेस्ट आ रहा होगा और समझने की पूरा कोशिश आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए प्लेनीमीटर कह रहा है कि इट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज मोस्टली यूज्ड टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया एनी टाइप्स ऑफ फील्ड। किसी भी टाइप्स के फील्ड के लिए हम लोग एक्यूरेट एरिया मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्लेनीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेनीमीटर, पहला है एसिमिलर पोलर प्लेनीमीटर और दूसरा है रोलर प्लेनीमीटर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि दो टाइप्स है, तो हम लोग को जो सिलेबस में ब्रीफ आइडिया लेना है वो एसिमिलर पोलर प्लेनीमीटर। इवन यहाँ से क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी हैं, 6 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप अच्छे से पढ़िएगा यहाँ से, और नहीं तो यहाँ पे जो भी इरेज किए जो एनालिटिकल मेथड, ये दो जगह से क्वेश्चन कन्फर्म रहते हैं एग्जाम में, और दिखेगा ही दिखेगा, और 6 मार्क्स में दिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी 4 मार्क्स में दिखता है। तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा कि कितनी मार्क्स में दिखेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये वीडियो बहुत अंत तक देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको कंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है पोलर प्लेनीमीटर की। देखिए हम बनाने की पूरा कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होगा तो हम उसके लिए बाहर से एडिशनल हम फिगर हम डाल देंगे, ठीक है ना, और उसको समझ के अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन हम थोड़ा सा वे प्रदान कर देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करनी है फिगर को ट्रेस करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी कोशिश ये रहेगा कि इस टाइप के आपकी कुछ अरेंजमेंट होती है इसमें। देखिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फिगर को बनाना स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। सबसे मेजर क्वेश्चन सही होती है, कैसे फिगर को बनाना स्टार्ट करें, ठीक है ना। हम चाहते तो पहले से भी फिगर बना के रखते, लेकिन ऐसा नहीं सर, क्योंकि आप लोग को सीखना है। चूंकि एग्जाम में फिगर बनाना जरूरी है, अगर आ जाता है तो, अगर पूछ देता है गलती से, अगर आप लोग किस्मत खराब होता तो फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी हो जाता है। सर आप अंग्रेजी का हाल बोल दिए, जरूरी नहीं समझ रहे थे हम लोग।
कोई कोई चंडाल होता है सर, आप बताइए कीजिए, ठीक है ना सर। ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता था, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो ये वाला जो है आर्म, इसको बोलते हैं आर्म, क्या बोलते हैं आर्म। और ये आर्म जो रहता है वो कहाँ रहता है, यही आर्म यहाँ पे आपकी, मान लीजिए कि आपने जो प्लान बनाया, आपने जो प्लान बनाया किसी भी एरिया का, सर प्लान बढ़िया से बनाइए, फिर घबरा रहे हैं। सपोज करें कि ये प्लान बनाया हमने, और तो इस प्लान पर एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, और प्लेनीमीटर को वहाँ पे, एक प्लेनीमीटर में एक नीडल टाइप के लगा रहता, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो वाला आर्म, जो आर्म आपकी प्लान पर टच कर रही होती, जो आर्म आपकी प्लान पर टच कर रही थी, उस आर्म को बोलते हैं ट्रेसिंग आर्म। क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग, कौन सा आर्म बोलते हैं बाब, ट्रेसिंग आर्म, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग ट्रेसिंग आर्म समझ रहे होंगे, और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ट्रेसिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, ट्रेसिंग पॉइंट। ड्रेसिंग पॉइंट नहीं समझ आना, ठीक है ना, ट्रेसिंग पॉइंट। और इस वाले को बोलेंगे प्लान। क्या बोलेंगे, प्लान ऑफ द एरिया। देखो बड़े आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो होती है ट्रेसिंग आर्म, ये टेलीस्कोपिक टाइप की होती है, मतलब इसको एडजस्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है और साइज को घटाया जा सकता है। ये जो ट्रेसिंग आर्म है, ये वाला मतलब क्या कहा जाता है, इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। तो यहाँ से एक अरेंजमेंट इस तरह से लगा रहता है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है। इस स्क्रू को बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। क्या बोलते हैं, स्लो मोशन स्क्रू। स्लो मोशन स्क्रू क्या करता है कि इस वाले को मतलब इस वाले को बढ़ा, लेंथ को बढ़ा सकता है और लेंथ को घटा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्लान की एरिया को मेजरमेंट करना है तो कैसे करना है और किस टाइप की आपकी प्लान है। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रेसिंग आर्म को लेंथ को बढ़ा भी सकता है और ट्रेसिंग आर्म के लेंथ को घटा भी सकता है। इसका मतलब ट्रेसिंग आर्म आपकी एडजस्ट कर सकता है, यानी इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, वेरीज कर सकते हैं। इस बात को समझिए। ट्रेसिंग आर्म जैसे ही खींचें, उसके बाद आपके इस साइड में आपकी एक लगा रहता है, ड्रम अटैच रहता है, इस साइड में एक ड्रम अटैच किया रहता है। तो बड़ा आराम से इसकी ड्रम को अटैच करा दीजिए। देखिए यहाँ पे एक ड्रम आपकी अटैच रहती है, इस तरह से आपकी ड्रम अटैच रहती है, ठीक है ना। देखिए ये ड्रम होती है और इस ड्रम में एक व्हील अटैच होती है, इस टाइप की, इस ड्रम में व्हील अटैच होती है। देखिए बहुत आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक व्हील अटैच होती है और इस व्हील के ऊपर से एक डिस्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है, इसी के ऊपर एक टच किया हुआ क्या लगा रहता है, डिस्क लगा रहता है। और ये डिस्क जो रहता है वो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ड्रम होते हैं, इस ड्रम पर कुछ ग्रेजुएशन कटे होते हैं, जो इसको बोलते हैं वर्नियर। क्या बोलते हैं, वर्नियर। यानी इसी ड्रम पर, ये जो ड्रम है, इस ड्रम पर वर्नियर यानी वर्नियर लगा रहता है, इसी ड्रम पर वर्नियर कटे होते हैं। और इसके ऊपर ये जो लगाया हुआ जो मिला हम लोग को, वो मिला डिस्क। क्या मिला, डिस्क मिला, इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं, डिस्क। सही लिखा दिया अपन, हाँ डिस्क, ठीक है ना, समझ आया। और देखिए ये वाला उसको बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं, व्हील, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से समझ गए कि इसको डिस्क भी बोल दिए। और यहीं पे एक अरेंजमेंट इस टाइप का लगा रहता है। देखिए यहाँ पे ये वाला व्हील को हम यहाँ पे इरेज करते हैं, क्योंकि फिगर बनाना तो अच्छा क्लियर दिखना चाहिए फिगर को। देखिए जो अपन ब्लैक वाला से जो अपन बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये जो ब्लैक वाला अपन बना रखा है, ये जो अपन ब्लैक वाला बना रखा है, देखिए ये सारे नाम को आप लोग छाप लीजिएगा
और हम इसको इरेज करते हैं फिगर को बनाने के लिए। देखिए आप ऑलरेडी आपको बताया गया है, तो आप लोग इसको लिखिएगा, थोड़ा काम चोरी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। सर काम चोरी करते करते तो सर यहाँ तक सीख गए, अभी और करेंगे काम चोरी, आपको क्या लगता है? अभी जामुन दे देंगे काम चोरी करते करते। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन होते हैं, ये वाला पोर्शन इस तरह से लगे होते हैं, ये आगे जाते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अरे यार यहाँ पे ठीक है ना, इस तरह से। और फिर से ये वाला इस तरह से ऊपर उठते हैं, ऐसा शेप बना दीजिएगा। छोटा बचपन में हम लोग गाड़ी बनाते थे, आप बचपन वाला बात बड़ी करते थे, ऑफलाइन में और यहाँ करे लगे हैं, जो कि हमारे ज़रा को ठीक नहीं लग रहा। जब नहीं ठीक लगेगा तैयो सीखो। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कटे होते हैं और यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं, ठीक है ना। और ये वाले इसके साथ मिला दीजिए, ये पीछे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है ना। समझने की कोशिश कर लीजिए कि यहाँ पे अब क्या रहता है कि यहाँ पे से एक जाता है पॉइंट, इस पॉइंट से एक और इस तरह से डायग्राम जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है ना पाइवोटेड पिन लगाया जाता है। पाइवोटेड पिन का मतलब आप लोग नहीं समझते। मिनी ड्राफ्टिंग मशीन में यहाँ से मिनी ड्राफ्टिंग मशीन इधर से उधर घूमता है ना, मतलब जस्ट लाइक मिनी ड्राफ्टिंग मशीन के जैसा ही ये मशीन होता है। ये जो होता है जब ड्राइंग आप लोग पढ़ते हैं तो मिनी ड्राफ्टिंग मशीन देखोगे, उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इधर से इधर मूव कर करके हम लोग ड्राइंग को ट्रेस करते थे। लेकिन यहाँ पे प्लेनीमीटर में क्या करते हैं कि हम लोग एरिया को बनाते हैं। बस उसी तरह का मैकेनिज्म है, सिर्फ उसमें इतना सारे पार्ट्स नहीं लगे रहते थे मिनी ड्राफ्टिंग में, लेकिन इसमें एडिशनल पार्ट्स लगे रहते हैं। थोड़ा सा आप इसको पूरा आप मिनी ड्राफ्टिंग मशीन के जैसा समझिएगा और एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इस वाले को बोलते हैं, यहाँ से एक आर्म जाते हैं, इस आर्म को बोलते हैं एंकर आर्म। हम लोग नहीं पढ़ाता था, बिहार बोर्ड से था, हम लोग पढ़ते थे इसको एंचोर आर्म, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाला के साथ इस समस्या आते रहता था, तो नहीं तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए करता बहुत। खैर बिहार बोर्ड वाले लोग के लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। यहाँ से जो पॉइंट आते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट रहते हैं ये पॉइंट को बोलते हैं एंकर पॉइंट, और इस आर्म को बोलते हैं एंकर आर्म, एंकर आर्म, और इसको बोलेंगे एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट। और यहाँ पे जहाँ से एंकर पॉइंट रोटेट करता है, मूव करता है ना, उसको बोलते हैं पाइवोटेड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? PIO, पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोटेड ज्वाइंट, ठीक है ना। बड़े आराम से देखिएगा, एंकर जो आर्म होते हैं उसकी लेंथ फिक्स होती है। एंकर आर्म की जो लेंथ होती है फिक्स्ड इन लेंथ, ठीक है ना। सारे जो प्लेनीमीटर है, सारे प्लेनीमीटर का जो एंकर आर्म का जो लेंथ होगा वो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। लेकिन वेरीज कौन लेंथ करेगा? तो ये यानी ट्रेसिंग आर्म क्या करता है? वेरिएबल। कैसा होता है? वेरिएबल बदलते रहता है। किससे बदलेंगे? तो एडजस्टिंग स्क्रू से, यानी स्लो मोशन स्क्रू से इसकी लेंथ को बदलते रहेंगे, ठीक है। ये हुई इसकी कंप्लीट नोटेशन। और यहाँ पे एक स्क्रू भी लगा रहता है, इस सब को रेगुलेट करने के लिए भी स्क्रू लगा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया रहता है। देखिए यहीं पे एक इंडेक्स बनाया रहता है इस तरह का, और इसमें आपको एरिया को देखेंगे। घड़ी में कैसे देखते हैं कि जब सुई घूमता है तो मतलब उस तरह से में इंडेक्स बनाया रहता है, उसी तरह से यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया रहता है, और इंडेक्स पर ही आपकी रीडिंग को दिखाई पड़ती है, ठीक है ना।
उसी इंडेक्स पर आपकी रीडिंग दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी एडजस्ट कर दिया जाता है इंडेक्स को। तो ये हुई कंप्लीट, ये इसको बोलते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनीमीटर। ये प्लेनीमीटर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुई। देखिए इतना जो हम लोग फिगर छाप लिए, कैसे कैसे फिगर को छापना है उसको भी समझ गए। और मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 4 गो लाइन खींचिएगा और मिला करके ऊपर से क्या है लाइन ट्रेस कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ये हुई आपकी प्लेनीमीटर की कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसकी देखते हैं कि ये बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन की जो बात यहाँ पे समझाए हैं वही बात यहाँ पे लिखा गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि द पोलर प्लेनीमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म हिंज्ड एट अ पॉइंट। दोनों आर्म है, एक आर्म ट्रेसिंग आर्म बोल रहे थे, एक आर्म एंकर आर्म, दोनों एक दूसरे को हिंज रहता है। तो हिंज को ही बोलते हैं पाइवोटेड ज्वाइंट, मतलब वहां से मूव करता है। एकदम कुछ नहीं, मिनी ड्राफ्टिंग मशीन का फीलिंग लेना है, ठीक है ना। हिंज, ठीक है ना, हिंज बड़ा आसानी से देखिए हिंज होता है, हिंज इज नोन एज पाइवोटेड, ठीक है ना, उसको हिंज को बोलेंगे पाइवोटेड पॉइंट। एंड वन ऑफ द 2 आर्म्स कैरीज द एंकर एंड इट्स एंड इज नोन एज एंकर आर्म। और एक वो जो एंकर जो होता है, यहाँ पे जो ये लगा रहता है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं हैवी वेट का लगा रहता है। ये हैवी वेट का कोई ऐसा वेइंग चीज लगा रहता है, हैवी वेट रहता है। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हैवी वेट लगा रहता है। हैवी मतलब 10-15 क्विंटल का नहीं चंडल, हैवी वेट मतलब एकरे अनुसार न लगा रहेगा, मशीन में के अनुसार ना, तो होगा 400-500 ग्राम का भी होगा या 200-300 ग्राम का आसपास होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हैवी वेट का दे मतलब वो चटाने टाइप का रहेगा भारी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हैवी वेट का आने का मतलब यही हुआ कि ये थोड़ा सा भारी रहेगा, कोई वेट रहेगा, मतलब इसको चाप के रखने के लिए रहता है, ठीक है ना। तो आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ तक? यहाँ तक कर लिए थे ना। कह रहा कि द लेंथ ऑफ एंकर आर्म इज प्रोवाइडेड। आपकी एंकर आर्म प्रोवाइडेड रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड रहता है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि द अदर आर्म कैरी द ट्रेसिंग पॉइंट। अदर आर्म जो है देखो प्लान पर रहेगा, उसको बोलेंगे ट्रेसिंग पॉइंट। देखिए हमारा ये प्लान है, इसी को एरिया मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला को पकड़ के घुमाएंगे, अभी मैकेनिज्म बताएंगे प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो आगे ये कह रहा है क्या, ट्रेसिंग आर्म और पॉइंट इज नोन एज ट्रेसिंग आर्म। द लेंथ ऑफ ट्रेसिंग आर्म कैन बी वेरीज बाय मींस ऑफ फिक्स्ड स्क्रू एंड द करस्पॉन्डिंग द स्लो मोशन, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रू से फिक्स रहता है और इसी से आपकी लेंथ को वेरी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। बात समझ आ रहा है? हमने पूरा अच्छे से इसको समझाने की कोशिश किया। आप पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। द ट्रेसिंग पॉइंट मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लान एरिया विच इज टू डिटरमाइन। ये वाला ट्रेसिंग पॉइंट को किधर मूव कराएंगे? जहां जहां आपको प्लान की एरिया मेजरमेंट करना है उसके बाउंड्री लाइन पर मूव कराते चले जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ द प्लान एरिया विच इज टू डिटरमाइन द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ये सब मतलब ट्रेसिंग आर्म इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ व्हील एक्सिस केप्ट पैरेलल। और ये जो व्हील होती है ना, ये जो व्हील यहाँ पे लगा रहता है इसको व्हील बोलते हैं। ये जो व्हील होता है तो इस व्हील का जो एक्सिस रखते हैं ट्रेसिंग आर्म के पैरेलल। देखिए बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक व्हील है, इस व्हील का शुरुआत में जब फिगर बना रहे थे तब व्हील बना रहे थे, देखो इधर इसकी एक्सिस और ट्रेसिंग आर्म दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रेसिंग आर्म के ये पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। The tracing arm wheel may be either placed between the hinged and the tracing or placed beyond the pivoted। ये सब लिखा गया लैंग्वेज, ठीक है ना, बस ठीक है। इसमें मेनली जो पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लेनीमीटर, ट्रेसिंग आर्म है, देखो जो भी चीज़ अपने लिखाया वो चीज़ सिर्फ एक जगह पर लिख दिया। ट्रेसिंग आर्म है, एंकर आर्म है, मैग्नीफायर है, ग्रेजुएटेड ड्रम्स है जिसको यहाँ पे देखें, और डिस्क लगा रहता है, व्हील लगा रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू आता है जिसको यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है, बताएं यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद व्हील लगा रहता है, सारी चीज़ यहाँ पे लिखवा दिया गया। आप उम्मीद है इसको बड़े ढंग से एनालिसिस करिएगा। और हम क्या करते हैं, इसको पॉज करके इरेज करते हैं और इसकी वर्क फंक्शन कैसे कैसे काम करता है उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम देखेंगे कि प्लेनीमीटर काम कैसे करता है, मेजरमेंट कैसे करता है, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करते हैं, सारा का नाम लिखा गया है, देखिए हम फ्रेश में एक डायग्राम बनाए हैं चूँकि मेजरमेंट लेना आसान हो। मेजरमेंट करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो ट्रेसिंग आर्म है
ये जो ट्रेसिंग आर्म है, ये ट्रेसिंग आर्म है, ये ट्रेसिंग आर्म को नीडल को, इस ट्रेसिंग आर्म को नीडल को ले जाएंगे, एक प्लान के कोई एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां पे इसको रखेंगे, ठीक है ना। और रखने के बाद इसको दोनों साइड में मूव करा सकते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज में भी मूव करा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज में भी मूव करा सकते हैं। और इसको जैसे ही मूव कराएंगे तो इधर से एक जो ड्रम लगे रहते हैं, ड्रम के ये ड्रम लगे रहते हैं और ड्रम के ऊपर जो व्हील लगे रहते हैं, जैसे ही इधर से स्लाइड करेंगे ना तो ड्रम के जो ये व्हील लगा रहता है वो भी आपको रीडिंग देना चालू कर देगा। और ये जब कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये जब कंप्लीट यहाँ से मूव करेंगे, सपोज करिए क्लॉकवाइज मूव किया, तो जैसे ही क्लॉकवाइज मूव किया तो क्लॉकवाइज मूव करते करते अगर स्टार्टिंग पॉइंट तक आ गए तो हम समझेंगे कि पूरा एरिया का मेजरमेंट हो गया। और इधर व्हील आपके रीडिंग देते रहेगा। व्हील में भी एक मार्क लगे रहते हैं कि व्हील के देखते हैं कितना रिवोल्यूशन पार किया, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट आता है, उससे कितना रिवोल्यूशन पार किया यानी कितना रिवोल्यूशन हुआ वो भी रिवोल्यूशन को यहाँ पे बताता है। और उससे एक यहाँ पे एक फार्मूला दिया जाता है, उसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील आर रीड ऑन द डिस्क। जो यहाँ पे जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है व्हील के द्वारा वो कौन सा काउंट करता है, तो ये डिस्क काम काउंट करता है। कौन काउंट करता है, डिस्क। ये जो बताए थे यहाँ पे लगा रहता है डिस्क, ठीक है ना। आगे कह रहा कि द सुटेबल गियरिंग बाय द व्हील, तो फालतू की बात लिखा है। इच रीडिंग ऑफ द 4 डिजिट, जो यहाँ पे रीडिंग मेजरमेंट होते हैं वो 4 डिजिट में मेजरमेंट होते हैं। देखिए 4 डिजिट होगा तो उसमें 1 2 3 4, तो ये पहला हुआ यूनिट डिजिट, उसके बाद होगा 10 डिजिट, उसके बाद होगा 1000 डिजिट, उसके बाद 100,000 के बाद नहीं यूनिट 10 100, उसके बाद 1000, ठीक है ना। तो देखिए यूनिट डिजिट को कौन मेजरमेंट करता है, इस बात को ध्यान देने लायक है। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से था, हालांकि सेमेस्टर अभी तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आप लोग किस्मत खराब होता। यूनिट डिजिट को कौन मेजरमेंट करता है, तो डिस्क। 10 एंड 100 डिजिट को कौन मेजरमेंट करता है, तो ड्रम। 1000 डिजिट को कौन मेजरमेंट करता है, तो वर्नियर। अपन की चारों रीडिंग को पता चल गया, ठीक है ना। दूसरी ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस यह रहता है कि जो प्लेनिमीटर हो किस किस चीज पर रेस्ट रहता था, व्हील पर, ट्रेसिंग पॉइंट पर और एंकर पॉइंट पर, ठीक है। और ये सारे प्रोसीजर आपको दे रखा है, और ये सारे प्रोसीजर से हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे तो रीडिंग कुछ आएगा। तो रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया रहेगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए। जो यहाँ से जो रीडिंग आएगा, तो मान लीजिए सपोज करें कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया रीडिंग लेना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उसको होगा इनिशियल रीडिंग। क्या होगी, इनिशियल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग को बोलेंगे IR। उसके बाद जहाँ खत्म हुआ तो वहाँ पे भी यहाँ पे कुछ रीडिंग शो करेगा, तो उसको बोलेंगे फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग बोलेंगे FR। FR, ठीक है ना। और एक होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट C के वैल्यू, एक कांस्टेंट होता है वो C डिपेंड करता है। सबसे पहले एंकर वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो एंकर वाला पॉइंट को 2 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटा है, हो सकता है कि आपकी प्लान बहुत बड़ा है, तो ये वाला एंकर पॉइंट, मान लिया कि ये प्लान ना हो करके प्लान बहुत बड़ा हो जाए, मान लिया सपोज करें कि इतना बड़ा प्लान है, तो 2 स्थिति हो सकता है कि नहीं। पहला स्थिति ये हो सकता है कि एंकर जो पॉइंट हो वो प्लान के अंदर हो, दूसरा स्थिति एंकर पॉइंट हो वो प्लान के बाहर हो, यानी आउटसाइड हो। तो 2 स्थिति होती है। C के वैल्यू के लिए 2 केस होता है। केस फर्स्ट, C के वैल्यू के लिए 2 पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। C जो रिप्रेजेंट करता है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए 2 केस होता है। पहला कि एंकर पॉइंट विद इन प्लान। एंकर पॉइंट को प्लान के अंदर हो सकता है। दूसरी बात, एंकर पॉइंट आउटसाइड ऑफ द प्लान। देखिए विद इन को इनसाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किताब के लैंग्वेज में इनसाइड और आउटसाइड देता है, ठीक है ना। देखिए C के वैल्यू जब अगर एंकर पॉइंट आपको प्लान के अंदर रखा गया है यानी इनसाइड रखा गया था, C बराबर हम लोग C बराबर कुछ वैल्यू होता है। क्या होता है, C बराबर कुछ वैल्यू दिया रहता है, जो प्लस में वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर C बराबर आउटसाइड रहेगा, अगर आपकी एंकर पॉइंट प्लान एरिया के आउटसाइड रहेगा तो C के वैल्यू 0 लेकर के हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे।
ठीक है ना। तो ये दो बात ध्यान देना था। तीसरी बात, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है तो उसमें एक और चीज आता है मल्टीप्लायर कांस्टेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट, जितना भी आपकी प्लेनीमीटर है ना, प्लेनीमीटर इंस्ट्रूमेंट की एक मल्टीप्लायर कांस्टेंट होती है जो वैल्यू आपकी गिवन रहेगी। क्या रहेगी? मल्टीप्लायर कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी, ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे एक वैल्यू आती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को एन, ये भी दो बात पर डिपेंड करता है। आपकी रिवोल्यूशन किस तरह, एन जो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की, ठीक है ना, रिवोल्यूशन की, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी दो बात पर डिपेंड करेगा। आप रिवोल्यूशन किस तरह से करा रहे हो, क्लॉकवाइज करा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हो। क्लॉकवाइज रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव लेंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से जो न्यूमेरिकल बताया जाएगा ये इस बार 2020 या शायद 20 में, हाँ 2020 में ही एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा था इससे ऑब्जेक्टिव में कि मल्टीप्लायर कांस्टेंट ये सब दिया हुआ था, आपकी एरिया निकालना था, फील्ड की एरिया। बहुत बोर्ड खराब हो गई, रेस बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये प्लेनीमीटर यूज करके फील्ड का एरिया निकालेंगे इस फार्मूला से। एरिया बराबर लिखेंगे एम इंटू होता है फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस एन प्लस सी, प्लस माइनस 10n होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 10n प्लस सी। ये बात समझ आ गया सारा चीज। एम क्या होता है? मल्टीप्लायर कांस्टेंट है जो कि आपकी क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ये आपकी वैल्यू गिवन रहेगा जब न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर रहे होते तब। फाइनल रीडिंग भी दे रखेगा, इनिशियल रीडिंग भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा और ये भी गिवन रहेगा। ये वाला आपको निकालना होगा। अगर क्लॉकवाइज रहेगा कितना रिवोल्यूशन है, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव। और ये वाला वैल्यू एंकर पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर एंकर पॉइंट आउटसाइड है तो सी बराबर 0 लेंगे। अगर एंकर पॉइंट इनसाइड है तो सी बराबर कुछ वैल्यू आपको दिया रहेगा जो कि पॉजिटिव में रहेगा और उसको जोड़ेंगे। बात समझ आया? तो आपकी एक फ्रेश अगर फार्मूला अगर प्लेनीमीटर से एरिया निकालने के लिए आया तो लिखेंगे एम इंटू एफ माइनस आई प्लस माइनस 10n प्लस सी। इसको आप घोर के पी जाइए। हो सकता है कि कभी कभी सेमेस्टर इतना लल्लू है, सेमेस्टर में कभी कभी डायरेक्ट ही फार्मूला देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो वे एसएससी जेईई में कभी कभी एक नंबर में आपको इससे एक न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मिल जाएगा। तो आइए उस न्यूमेरिकल के बारे में भी अभी हम देखने की कोशिश करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कैसे बनाया जा सकता है। और सारे प्रोसीजर को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सर आप लोग आज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए। तो पॉज करते हैं सब लोग वीडियो को। देखिए एक न्यूमेरिकल हमने लिखा और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत आसान है चीज़ों को समझना, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फ्लोइंग रीडिंग बाय ए प्लेनीमीटर विथ द एंकर पॉइंट इट आउटसाइड। देखिए हाईलाइट करने वाली बात है, एंकर पॉइंट आपको आउटसाइड दे रखा है। एंकर पॉइंट क्या है? ये प्लान के बाहर है, काची है, ये प्लान एरिया का बाहर है। देखिए ये मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपकी प्लान एरिया है, ठीक है ना। ये तो ट्रेसिंग पॉइंट यहाँ पे है। देखो शुरू में जब रीडिंग स्टार्ट किया वो रीडिंग कितना मेजरमेंट कर रहा था? इतना ये रीडिंग आ रहा था, ठीक है ना। जो फाइनल रीडिंग था वो इतना था, ठीक है ना। दूसरी कह रहा है कि मल्टीप्लायर कांस्टेंट आपको दे रखा, कह रहा है कि द जीरो मार्क ऑफ द डायल पासेस टू फिक्स इंडेक्स ट्वाइस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो ये वाला जो फिक्स मार्क से डायल गेज कितना बार घूम रहा था? 2 बार घूम रहा था। देखिए हम अभी बोले कि जब एन जो होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो 2 बार घूम रहा। अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो माइनस लेंगे। तो आइए हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चीज गिवन होना चाहिए?
तो सबसे पहले एम गिवन होना चाहिए, मल्टीप्लायर कांस्टेंट। तो मल्टीप्लायर कांस्टेंट कितना है 10 स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा यूनिट में का चीज दे रखा, मल्टीप्लायर कांस्टेंट इस सेंटीमीटर में नहीं दे रखा, 10 स्क्वायर इन रखा है, ठीक है ना, इस चीज को समझिए, 10 स्क्वायर इन, ठीक है ना, ऐसे दे रखा, ठीक है ना। फाइनल रीडिंग आपको कितना दे रखा है, तो बोलिए 3.086, ठीक है ना। इनिशियल रीडिंग कितना दे रखा है आपको 7.875। चलिए उसके बाद हमको अभी दो चीज और निकालेंगे तभी बन पाएगा, एक एन निकालना है, दूसरा सी निकालना है। तो देखिए सी का कैलकुलेशन हम यही बोले थे कि अगर आपकी एंकर पॉइंट अगर आपकी प्लान की आउटसाइड है, अगर एंकर पॉइंट आपकी प्लान की आउटसाइड है तो सी बराबर क्या लेंगे बाबू 0। अगर इन साइड रहता तो सी बराबर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहता। अगर सी बराबर सॉरी एंकर पॉइंट इन साइड रहता तो सी की वैल्यू कुछ गिवन रहती, बट आउटसाइड है इसलिए सी का वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आपकी एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करो तो बोले थे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो हम प्लस के लिखते, और ट्वाइस है तो कितना बार घूम रहा है यानी 2 बार घूम रहा है। अब सारा रीडिंग पता है, फॉर्मूले में रखिए, आपकी एरिया निकल जाएगी। तो देखिए एरिया यानी 10 इंटू फाइनल रीडिंग कितना है 3.086 माइनस इनिशियल रीडिंग कितना है आपको नहीं बोलिएगा, इनिशियल रीडिंग कितना है, इनिशियल रीडिंग 7.875 प्लस होगा कि माइनस यूज होगा, प्लस यूज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस 10 इंटू 2 10 इंटू 2 प्लस सी बराबर कितना होगा 0। तो देखिए इसको जैसे ही सोल्व आउट कीजिएगा आप लोग, तो हमारे पास तो सोल्व किया हुआ है तो हम देख के लिख देते हैं। सोल्व जैसे ही आप लोग कीजिएगा तो 152.11 आएगा। देखिए आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा 152.11 आएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ इससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल, जो कि बहुत मैक्सिमम बच्चा लोग को यही समझ नहीं आता कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे लें और मल्टीप्लायर कांस्टेंट कैसे लें और सी कैसे लें। देखो यहाँ तक बताने के बाद आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सर कौन सा यूनिट में लिखेंगे, कौन सा यूनिट में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस यूनिट में आपकी मल्टीप्लायर कांस्टेंट होगी, जिस यूनिट में आपकी मल्टीप्लायर कांस्टेंट होगी वही यूनिट में आपकी क्या होगी, वही यूनिट में ये एरिया मेजरमेंट होगी, यानी स्क्वायर इन में है, ठीक है ना। तो इसी में आपकी एरिया होगी, यानी 152.11 स्क्वायर डॉट इन। देखिए सोल्यूशन अपने से कीजिएगा, डाले क्रम में गलती होगा तो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेशन आपको करना है ना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑल ओवर फिनिश कौन सा प्लेनीमीटर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसी का सेकंड फेज, उसमें तो और कम मेहनत करना है और मार्क्स पूरा उठते हैं, ठीक है।